हाय। नेपाल में युवाओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे और उनकी मांगें कोई नई नहीं थी। वहां के नागरिक लगातार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गैर जिम्मेदार और अक्षम नेतृत्व के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी। हाल के दिनों में यह कीमत इतनी अधिक कर दी गई थी कि आज के युवाओं के समाचार सूत्रों जैसे कि कई सोशल मीडिया को भी बंद कर दिए गए और कई अन्य मुद्दों के साथ साथ युवाओं के मन में कई बड़े सवाल भी खड़े होने लगे, जिसके बाद नेपाल में जो हुआ वह अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सरकार ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से उनके विरोध को दबाया जाए, लेकिन इन युवाओं को रोक कतई नहीं पाई। देखते देखते यह विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए जिसमें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और इतना बढ़ गया कि इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, को कई अन्य मंत्रियों के साथ इस्तीफा दे देना पड़ा। और जब उन्होंने देखा कि यह प्रदर्शनकारी बेकाबू हो चुके हैं तो वे सभी मंत्रियों के साथ वहां से भाग निकले। इन प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं को भी पकड़ के पूरी तरह से मारा, क्योंकि उनका मानना था कि जब बाकी लोग अपने जीवन या जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ये सभी नेता या शासक तमाम सरकारी सुख सुविधाओं का आनंद भोग रहे थे। ये झड़प उन देशों के लिए एक सबक हो सकती है जिनके नेता या शासक अभी भी मानते हैं कि हम तो सारी सुख सुविधाओं का आनंद अभी भी ले सकते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो संचार या सोशल मीडिया का अब युग है, जब लोग अपने कार्यों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस नेता को उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना था वो लापरवाह, गैर जिम्मेदार और निकम्मा तो नहीं हो चुके। अब लगता है कि जनता को दबाने वाली सारी नीतियां पुरानी हो चुकी है। चलती है दुनिया चलाने वाला चाहिए, वो दिन अब लग चुके हैं। हर कोई देश की आर्थिक व्यवस्था में अपनी बात रखना चाहता है। अगर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही हो तो सचेत हो जाइए। दुनिया भर के कई देशों में राजनीतिक खींचतान या उथल पुथल का दौर चल रहा है। अगर हम इन रुझानों को गौर से देखें तो पाएंगे कि हाल के दिनों में फ्रांस, थाईलैंड, जापान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे कई देशों के प्रधानमंत्रियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना पड़ा। लेकिन दक्षिण के देशों की स्थिति दूसरों से काफी अलग है। हम एक कर इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें यह जान लेनी चाहिए कि जिस मुद्दे पर इन सभी प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया वह काफी हद तक एक जैसी है। लेकिन वो मुख्य मुद्दा क्या था जिस पे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई मुद्दा नहीं थी, बल्कि पुरानी थी, और ये मुद्दा कई रूपों में आज भी मौजूद है और लगभग पूरी दुनिया में फैली हुई है। पहला है बेहतर अवसरों की कमी, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी, निकम्मापन और अक्षम नेतृत्व, लंबे समय से लोगों की बुनियादी समस्याओं को अनदेखी करना, सरकारी व्यवस्था में विनिवेश, नेताओं द्वारा अपने करीबी लोगों को सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ देना और आम लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ देना। अब घटते अवसरों की कमी, सरकार आम जनता को न्यूनतम समर्थन देकर खुश करने की लगातार कोशिश करती रही है, बिना उस समस्या का समाधान किए हुए जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसका साफ मतलब है कि सरकारी व्यवस्था पर कोई सवाल ना उठाए, ना ही कोई आवाज उठाए, बस जो मिले उसे मैनेज करे और उसी में खुश रहे। क्योंकि सरकारें निजी कंपनियों से सलाह लेकर सरकारी संपत्तियों का विनिवेश करना या उसे बेच देना पसंद करती है, क्योंकि विनिवेश से उन्हें असली समस्याओं का समाधान किए बिना लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का मौका देती है। निजी मालिक जनता के प्रति कतई जवाबदेह नहीं होती, इसलिए वे सरकार द्वारा बेची या पट्टे पर दी गई राष्ट्रीय संपत्तियों से भारी मुनाफा कमाते हैं। और वे सरकार से यह भी तर्क देती है कि केवल उन्हीं सरकारी संपत्तियों को बेचा या पट्टे पर दिया गया है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जनता ने आपको इस समस्याओं को सुलझाने के लिए ही चुना था, न कि सिर्फ सरकारी संपत्तियों को बेचने, विनिवेश करने और पट्टे पर देने के लिए। गैर जिम्मेदार नेतृत्व,
लोकतंत्र हो या राजशाही, समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई व्यवस्था कुछ हद तक नाकाम होती दिख रही है और आम लोगों की समस्या को और भी विकट बना रही है। ऐसे में जनता खुद को ठगा और असहाय महसूस कर रही है। लेकिन नेता बिना किसी विकास किए सिर्फ प्रचार करके चुनाव जीतने की कोशिश में लगा रहता है और फिर किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहने की भी प्रयास करता है, जिससे लोग चुनाव में धांधली पर सवाल उठाने लगते हैं कि इस व्यक्ति को हमने चुना ही नहीं, फिर ये चुनाव कैसे जीत रहा है। और इन्हीं कारणों में से ऐसे हालात पैदा होते हैं, क्योंकि अब नेता किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि वे आपके वोट के बिना ही चुनाव जीत रहे हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतरना और उनकी समस्याओं के प्रति अपने चापलूस रवैये से खुश होना। हर साल लोग कुशासन, सरकारी संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी, नियुक्ति में पक्षपात, किसी भी नीति या किसी के माध्यम से किसी को जेल में डालने की पक्षपातपूर्ण नीति या अपनी विलासिता के लिए लोगों में नफरत फैलाने की शिकायतें करते रहते हैं। अगर लोग इस मुद्दे का पर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उनकी मांगों पर टाल मटोल का रवैया अपनाने में कतई नहीं। कभी कभी सरकार यह दावा भी करती है कि ये विरोध प्रदर्शन राजनीतिक है, इसलिए उन्हें लाठीचार्ज या किसी और तरीके से रोका जाना चाहिए। जाहिर है इससे असली मुद्दा का हल तो कतई नहीं होते। तो सरकार अपने बचाव में दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं। कभी कभी सरकार द्वारा प्रायोजित विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं और उन्हें एक दिन में सरकार उनकी काफी मांगे पूरी कर देती है, लेकिन उनकी मांगे में कोई सच्चाई नहीं होती। वे बस लोगों को यह दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि देखो मैं उनकी असली समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा है, पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर लोग अपनी असली समस्याओं को लेकर आगे आते हैं तो वे इन्हें आसानी से दबा देते हैं या उन पर सरकार या देश के खिलाफ होने या किसी भी राजनीतिक मकसद से प्रेरित होने का आरोप भी लगाते हैं। इसलिए ये सभी सारे मुद्दे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में भारी निराशा भी पैदा कर रही है, जो अहिंसक विरोध प्रदर्शन से कहीं आगे जा रही है। विनिवेश के नाम पर सरकारी संपत्तियों को बट्टे खाते में डालना या अपनों को बेच देना। दक्षिण एशियाई देशों में जहां अधिकांश लोग न्यूनतम जीवन यापन या कम वेतन पर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या उनका जीवन पूरी तरह से सरकारी योजनाओं पर निर्भर है, ऐसे में उनका मानना है कि यदि लोगों के पास एक सरकारी अवसर होते हैं तो वे उस अवसर से जीवन, सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन सरकार उस शांतिपूर्ण जीवन में कतई विश्वास नहीं करती, क्योंकि कई विशेषज्ञ उन्हें सलाह देते हैं कि ये कामकाजी उम्र के लोगों को देखें और उनकी कार्यशैली से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करें। अब प्रश्न ये है कि सरकार के माध्यम से यह तो संभव नहीं होती, क्योंकि सरकार कई बार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल की अवधि में नेता द्वारा निर्वाचित होने के लिए जनता के पास जाती है, इसलिए वे विनिवेश, निजीकरण या सरकारी संपत्तियों या प्राकृतिक संसाधनों को पट्टे पर देने का भी रास्ता अपनाती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को अपने करीबियों के हवाले करके आम लोगों को अपने हाल पर जीने पर मजबूर करना भी पसंद करती है। जब सरकारी संपत्तियों में के विनिवेश में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी सामने आने लगती है तो जनता के मन में सवाल जरूर उठने लगते हैं। क्या विकासशील देश निजीकरण, सरकारी संपत्तियों के विनिवेश या सरकारी कामकाज को ऑफशोर करने के लिए तैयार है? वही राजनीतिक प्रतिष्ठान अपने वैश्विक हितों और अपनी जान बचाने के लिए हर तरह से सतर्क होते हैं। आम जनता भी देख रही है कि कैसे ये चुनिंदा लोग अपनी जीवन या जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि बहुसंख्यक जनता खराब सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और उपलब्ध संसाधनों की कमी से जूझ रही है। ना ही साफ पानी है, ना ही साफ हवा। शहरीकरण के कारण बिना किसी उचित दिशा निर्देश के पूरे देश में ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी हम लोग भी उस नियम का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों की सड़कों पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप शहर में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि पूरी सड़कें ट्रैफिक जाम से भरी पड़ी है और उससे होने वाली ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए कितना खतरनाक है
इसका अंदाजा भी लगाना मुमकिन है। कुल मिलाकर इस डिजिटल दुनिया में स्थिति कतई साफ नहीं, जब लोग देख रहे हैं कि उनका नेतृत्व क्या और कैसे कर रहा है और किस कीमत पर अपने जीवन का आनंद उठा रहा है।